बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड नंबर 21 की तरफ। यारम उठे, देखें बाहर पुलिस आई है। मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। एम्बुलेंस भी आई है, कुछ लोगों को लेकर गए हैं यहाँ से। वो उसके करीब आकर उसको जगाने लगी थी, लेकिन शायद यारिम के उठने का कोई इरादा ना था। वो करवट लेकर दूसरी तरफ मुड़ गया। यारिम उठे ना, देखे ना, रूह ने हिम्मत ना हारी, एक बार फिर से जगाने लगी थी। जब अचानक यारिम ने उसे पकड़कर एक झटके से बेड पर गिराया था और उसके ऊपर झुका। तुम्हें क्या है, वो जो भी करें, दूसरों की फिक्र करती हो, कभी मेरे बारे में सोचा है? जो इसके इरादे जानकर रूह ने फ़ौरन बेड से उठने की कोशिश की थी, मगर यारिम की गिरफ्त इतनी भी हल्की ना थी। वो उसका दुपट्टा एक तरफ फेंकता एक बार फिर से उसके चेहरे पर झुका था। यारिम, मेरी बात तो सुने। बाहर वहाँ, इससे पहले कि रूह कुछ और कहती, यारिम ने इसके लबों पर उंगली रख दी थी। मेरी बात सुनो, भूल जाओ सब कुछ, सिर्फ मेरे बारे में सोचो, सिर्फ मुझे सुनो। उसके बालों में मुँह छुपाता वो धीरे धीरे से सरगोशियाँ कर रहा था। कुछ देर में रूह भूल ही गई कि वो उसे क्या कहने वाली थी। अगर याद रहा तो बस इतना कि वो इस वक्त यारिम की बाहों में है। धीरे धीरे उसके कान में सरगोशियाँ करते यारिम उसे किसी और दुनिया में ले गया था, जहाँ सिर्फ रूह और यारिम थे, जहाँ किसी तीसरे वजूद की कोई जगह न थी। अपने चेहरे पर, अपने होंठों पर, अपनी गर्दन पर यारिम के लबों का लम्स महसूस करती वो इस वक्त सिर्फ यारिम को ही सोच रही थी। जबकि अपने मकसद में कामयाब होता यारिम मुकम्मल तौर पर अपनी रूह में खो चुका था। रूह की आंख खुली तो 10:30 बज रहे थे। यारिम कमरे में नहीं था। उठकर फ्रेश हुई और यारिम का इंतज़ार करने लगी थी। यारिम के पास उसका फ़ोन नहीं था, वो अपना फ़ोन लाया ही नहीं था, जबकि वो अपना फ़ोन साथ लाई थी। लेकिन उस फ़ोन पर सिवाय यारिम के और कोई फ़ोन नहीं कर सकता था, और ये बात रूह को पता ही नहीं थी। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी यारिम वापस नहीं आया। न जाने कहाँ चले गए हैं, बताकर तो जाते। वो काफ़ी देर कमरे में टहलती रही। वेटर उसके लिए नाश्ता लेकर आया, लेकिन वो उससे भी यारिम के बारे में कुछ नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि इस बेचारे को उर्दू आती ही नहीं थी और रूह उसकी ज़बान समझ जाए ये तकरीबन नामुमकिन था। खुद कमरे से बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसे यारिम के वो थप्पड़ आज भी याद थे। जब कुछ भी ना बचा तो टीवी ऑन करके बैठ गई। यारिम तकरीबन 12 बजे वापस आया था। उसके कमरे में आते ही रूह मुँह फेर कर बैठ गई। इसके इस तरह से बैठने पर यारिम बेसाख्ता मुस्कुराते हुए उसके करीब आया। तो मेरा बेबी नाराज़ है मुझसे, मेरा बच्चा बात भी नहीं करेगा मुझसे। वो उसके करीब आया था और उसे अपनी बाहों में लिया। मुझे लगा अभी तुम्हारे जागने का कोई चांस नहीं है, इसलिए गया था। हाँ तो बता के भी तो जा सकते थे। मैं कितनी देर से इंतज़ार कर रही हूँ। जाए, मुझे नहीं बात करनी है आपसे। ऐसे कैसे मुझे अकेले छोड़कर चले गए? वो अब भी गुस्से से मुंह फेरे हुए थी। बोला ना, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। वो दोनों हाथों से अपने कान पकड़कर बोला था। इट्स ओके, लेकिन आप गए कहाँ थे? उसके हाथ कानों से हटाते हुए पूछा था। ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले अपनी आंखें बंद करो। आप मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं? रूह आंखें चमका के बोली। हाँ लाया हूँ बाबा, गिफ्ट लाया हूँ तुम्हारे लिए। अब आंखें बंद करो, यारिम ने इसे प्यार से पुचकारते हुए कहा था। रूह ने फ़ौरन से आंखें बंद कर ली। जब यारिम अपनी जेब से कुछ निकालने लगा तब रूह ने ज़रा सी आंख खोली। नो चीटिंग, यारिम ने सख्ती से कहा था। ओके सॉरी सॉरी, अब नहीं करती, रूह ने जोर से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। जब यारिम ने उसके गले से दुपट्टा निकालते हुए कुछ पहनाया था, दुनिया की सबसे खास लड़की के लिए एक खास तोहफा। आंखें खोलो, रूह ने एक्साइटेड होकर पूछा। हाँ अब खोलो। यारिम का आर्डर मिलते ही रूह ने फ़ौरन आंखें खोली और अपने गले में पहना लॉकेट देखने लगी थी, जिसमें एक नीले रंग का हीरा था। इस हीरे को इस चेन में किस तरह से जोड़ा गया था समझना बहुत मुश्किल था, जबकि हीरे के अंदर एक तहरीर लिखी थी। यारिम, ये क्या लिखा है इसके अंदर? समझना मुश्किल था, लेकिन उसके अंदर रूह यारिम पढ़ना इतना मुश्किल ना था। यारिम इलास्कर रूह, यानी कि यारिम अपनी रूह से बेइंतहा मोहब्बत करता है। यारिम ने उसकी आंखों में देखते हुए हीरे पर लिखी तहरीर इसे सुनाई थी। रूह ने शर्मा की नज़रें झुका ली। वैसे तुम आई लव यू टू बोल सकती हो, यारिम ने शरारत से कहा था। उफ लड़की, कितना शर्माती हो।
मैं क्या दूँ, वो इतनी हल्की आवाज़ में मनमनाई कि यारिम बमुश्किल सुन पाया था। वो जो कल देने वाली थी। यारिम ने उसके होंठों को उंगली से सहलाते हुए कहा था, मैं तो नहीं दूंगी। रूह शरारत से कहती उसे धक्का देकर दूर हुई थी, जबकि यारिम ने एक ही झटके में उसे पकड़कर वापस अपने करीब तर कर लिया। लेकिन तुम मुझे जानती हो, मैं तो ले ही लूँगा। उसके होंठों पर पूरे इस्तेहकाक से मेहर शब्द करते हुए कहा था, तुमने मुझे पागल कर दिया है। सोचता हूँ तुम मुझसे दूर चली गई तो मेरा क्या होगा। अचानक रूह को सुबह वाला किस्सा याद आ गया था। यार सुबह होटल में क्या हुआ था? आप तो बाहर गए थे ना, कुछ तो पता चला होगा। पुलिस क्यों आई थी? रूह पूछने लगी थी। हाँ, वो 2 लड़के थे, किसी ने उनकी ज़बान काट दी। उनके जिस्म पर छोटे छोटे जख्मों के निशान थे, जैसे किसी ने ब्लेड से इनके जिस्म के छोटे छोटे हिस्से काटे हों। वैसे खबर मिली है कि वो रेप करके इस होटल में छुपे हुए थे। पुलिस वैसे भी इनकी तलाश में थी। अच्छा ही हुआ किसी ने पुलिस की हेल्प कर दी, यारिम ने मुस्कुराते हुए बताया था। यारिम, लेकिन वो पुलिस को गिरफ्तार भी तो करवा सकता था। इस तरह से इन पर जुल्म करने की क्या ज़रूरत थी? ये तो बेहिसी की इंतहा है। बेचारे कितनी तकलीफ़ में होंगे। और किसी ने इनकी ज़बान काट दी, जिस्म पर कट लगा दिए। जाने कितना बेहिस आदमी है जिसे उन पर तरस नहीं आया। इंसान तो हो ही नहीं सकता। कितना बेरहम था वो। उसने बस बहुत हो गया। क्या बेकार बातें लेकर बैठ गई हो? कब से बकवास किए जा रही हो? कोई और बात नहीं है तुम्हारे पास करने की? वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया था कि रूह घबरा कर उससे दूर हुई थी। मैं तो बस वो मनमनाई जब यारिम ने खींच कर करीब किया। दूर मत जाया करो मुझसे, कभी नहीं। उसकी आंखों में आंखें डालते हुए वो बोला था। उसके हाथ की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि रूह को अपने बाजू में उसकी उंगलियां धंसती हुई महसूस हुई थी। यारिम, मुझे दर्द हो रहा है। उसने यारिम के हाथों पे अपने हाथ रखने की कोशिश की। मुझसे दूर नहीं जाओगी ना? एक अजीब जुनून से वो पूछ रहा था। कहाँ जाऊंगी आपके बगैर? क्या हो गया है आपको? छोड़ें मुझे। वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली। अगर मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो मैं जान ले लूँगा। उसके बाजू छोड़कर उसे अपने सीने में भींचते हुए वो बोला था, जबकि रूह हैरान और परेशान उसका ये रूप देख रही थी। यारिम बेमकसद सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रहा। ये गाड़ी उसने यहाँ आकर ली थी। तकरीबन 3 घंटे हो चुके थे उस कमरे से निकले हुए, और पिछले 3 घंटे से वो सिर्फ अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि वो रूह को ज़रूर कुछ ना कुछ कर देगा, और रूह को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहता था। उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने दे सकता था। वही तो थी जिसके सामने वो अपने दिल की हर बात कहना चाहता था। वो उसे तकलीफ़ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मुझे कोई नहीं समझ सकता। तुम तो समझने की कोशिश करो रूह। मेरा कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। मेरा यकीन करो रूह। मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। मैं जो भी करता हूँ वो बिल्कुल सही है, अच्छे के लिए है। मैं तुम्हें तकलीफ़ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम तो उस दरिंदे की ज़िंदगी में आया हुआ फरिश्ता हो। उसे याद था जब यारिम ने रूह को गले लगाया, वो किस तरह से उसकी गिरफ्त में मचली थी। इससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी, उसे अपना आप छुड़वाने की कोशिश कर रही। और यही वो बात यारिम को अंदर तक हिला कर रख गई थी। वो उसकी गिरफ्त को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी जब यारिम ने खुद ही उसे खुद से दूर किया था और वो कमरे से बाहर निकल गया। तुम मेरे लिए मेरा सब कुछ हो रूह। जब पहली बार तुम आई, वो मासूम चेहरा, वो मासूम रूप मुझे अंदर तक हिला गया है रूह। मुझे पहली नज़र में ही हो गई। वो मोहब्बत थी रूह। हाँ, मैं तुम्हारे सामने पहली नज़र में ही हार गया था। तुम्हारा मासूम चेहरा मुझे एक ही नज़र में अपना दीवाना कर गया। उस दिन मेरे दिल ने फैसला कर लिया कि तुम मेरी ज़िंदगी में आओगी। लेकिन मैं जानता था ये मुमकिन नहीं है। मैं अपनी दुनिया का एक शैतान हूँ, एक दरिंदा जिसे कभी किसी पर तरस नहीं आता। मैंने उसी वक्त अपने जज्बात को तो लगाम देने की कोशिश की, लेकिन जब तुमने मुझसे कहा कि तुम फ्लाइट में डर गई थी तो मेरा दिल चाहा कि मैं सब कुछ भूल भाल के तुम्हें अपने सीने से लगा के तुम्हारा सारा डर भुला दूँ। कमरे से निकलकर मैंने यही फैसला किया कि मैं दोबारा तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। मेरा दिल चाहा मैं तुमसे सख्ती से बात करूं, तुम्हें नरमी से मुखातिब करके मैं गलती कर रहा हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। रूह, बहुत कोशिश के बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ सख्ती से बात नहीं कर पाया, इसी वजह से कि मैं इस दिन इस कमरे से बाहर निकल गया था, कभी तुम्हारे सामने वापस ना आने के लिए। लैला ने तुम्हें अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया। मैं खुद भी यही चाहता था कि तुम उसके साथ नहीं बल्कि मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर में लेके आया और तुम्हारी मासूमियत एक एक पल, एक एक सेकंड मुझे बेबस करती रही। और फिर इस दिन तुम चली गई फ्लैट से रूह। मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चली गई हो। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुमसे दूर रहूं, लेकिन नहीं रह पाया। तुम
तुम्हारी गलती है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। मैं तो मोहब्बत करता था, ठीक है, मोहब्बत तो कोई भी कर सकता है ना, लेकिन नमाज़ों में तुमने मुझे मांग मांग कर खुद से इश्क करने पर मजबूर किया है। हाँ, सारी गलती तुम्हारी ही है। मुझे अपने आप से इश्क करने पर मजबूर करने वाली तुम हो। तुम आई थी मेरे पास, मैं तो तुमसे दूर रहने की कोशिश कर रहा था। अल्लाह जी प्लीज़ मेरी रूह को मुझसे दूर मत कीजिएगा। वो कैसे कह सकती है कि मैं बेरहम बेहिस हूँ। मुझे सारी दुनिया की नज़रों के सामने गिरा दे, लेकिन रूह की नज़रों में अच्छा बना दे। मेरी रूह मुझसे नफरत ना करे। बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो मुझसे दूर हो जाए। हाँ, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगा। मैं सारी दुनिया को आग लगा दूँगा। अगर वो मुझसे दूर हुई तो मैं उसे भी मार दूँगा। वो सिर्फ मेरी है। सड़क पर गाड़ी दौड़ाते हुए वो जुनूनी अंदाज में बोल रहा था। वो होटल के रूम में वापस आया तो देखा कमरे में गुप्त अंधेरा है। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। यानम ने हाथ बढ़ाकर सारी लाइट्स ऑन कर दी। वो जाग रही थी, लेकिन करवट दूसरी तरफ ली हुई थी। बेड के बीचों बीच तकियों की दीवार थी। उसने एक नज़र तकियों की इस दीवार को देखा और फिर आहिस्ता से चलता हुआ उसके बिल्कुल करीब आया था। एक एक करके सब तकियों को ज़मीन पर ऐसे फेंका जैसे वो जीता जागता कोई वजूद हो। रूह तो ये जानती थी कि वो तकिए को ज़मीन पर गिराकर अपनी और रूह के दरमियान से ये दीवार हटा रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये काम वो कितने गुस्से से कर रहा है। फिर कुछ देर के बाद उसे अपने बाजू पर यानम के होंठों का लम्स महसूस हुआ। रूह ने अभी तक यानम का वही कुर्ता पहन रखा था। यानम ने आहिस्ता से इसका कुर्ता बाजू से ऊपर किया जहाँ पर नील के निशान थे। बहुत दर्द हो रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके बाजू को सहलाते हुए पूछ रहा था। मैं आपसे नाराज़ हूँ, रूह खासी ऊंची आवाज़ में बोली, जैसे कि वो बहुत दूर बैठा हो। तो मेरा बच्चा मुझसे नाराज़ है। उसके अंदाज पर मुस्कुराते हुए यानम मज़ीद उसके करीब हुआ था। रूह ने उसकी तरफ देखकर ज़ोर ज़ोर से गर्दन हाँ में हिलाई। माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है, अंदाज में दुनिया भर की निदामत थी। आप आइंदा मुझ पर इस तरह से गुस्सा नहीं होंगे, प्लीज़ मुझ पर चिल्लाया मत करें, मुझे बहुत डर लगता है। आपके अलावा कोई नहीं है मेरा। यानम मैं गलत हूँ तो मुझे बताया करें। आपके सामने किसी दूसरे के बारे में बात नहीं करूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझ पर ऐसे गुस्सा मत हुआ करें। अम्मी और आपी भी ऐसे ही चिल्लाती रहती थी मुझ पर। मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊँगी, लेकिन आप अगर मुझ पर चिल्लाएंगी तो मैं बेड के बीच में ऐसे ही दीवार बना दूंगी। मासूम से अंदाज में मासूम सी धमकी दे डाली थी। नहीं प्लीज़ ये गज़ब मत करना, वरना मैं तुम्हारे एक एक तकिए को टांग मार मार कर नीचे फेंकूंगा। वो शरारत से बोला था। रूबी खिलखिलाकर हंस दी। वैसे तुम्हें मनाने का स्पेशल इंतज़ाम भी किया था मैंने, लेकिन तुम तो ऐसे ही मान गई। स्पेशल इंतज़ाम क्या किया था आपने, जल्दी बताएं मुझे। वो एक्साइटमेंट में बिल्कुल इसके करीब जुड़कर बैठ गई थी। यानम ने इसकी कमर में हाथ डालने से मजीद अपने करीब किया। यहाँ नहीं बताऊंगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। यानम ने उसके गाल पर अपने लब रखते हुए कहा। वो शर्मा के पीछे हटी थी। बाहर बहुत सर्दी है, रूह ने बेबसी से कहा। रूह तुमने सारा हनीमून यहीं पर निकलवा देना है। तुम तो इस रूम से बाहर ही नहीं निकलती हो। चलो जल्दी यहाँ से उठो और मेरे साथ चलो। यानम ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। अच्छा बाबा मुझे कपड़े चेंज करने दे। रूह ने अपना हुलिया देखा जो अभी तक यानम के कपड़ों में थी। कोई ज़रूरत नहीं है कपड़े चेंज करने की, तुम बहुत प्यारी लग रही हो इनमें। अब जल्दी चलो, इसे ज़बरदस्ती अपने साथ घसीटते हुए कहा था उसने। अरे शूज़ तो पहनने दे मुझे। रूह ने यानम के पीछे की तरफ खींचने की कोशिश की जो इसे घसीटते हुए रूम से बाहर लेके जा रहा था। जल्दी करो, यानम ने एहसान करने वाले अंदाज में कहा। वो बेहद खुश था क्योंकि उसकी रूह उससे नाराज़ नहीं थी। रूह ने शूज़ पहने तो यानम हंसी खुशी रूम से बाहर निकला और वो रूम लॉक करने लगी थी। अभी वो होटल से बाहर निकलने ही वाले थे कि रिसेप्शन ने यानम को मुखातिब करके उसकी फ़ोन कॉल के बारे में बताया। कौन है ये बदतमीज़, यहाँ पर भी मुझे सुकून से नहीं रहने देते। यानम रूह का हाथ पकड़ते हुए उसे साथ लिए फ़ोन सुनने आया था। हाँ क्या हुआ है, उसने सलाम करने या खैरियत पूछने की जहमत ना की। शायद उसे अंदाज़ा था कि आगे से कौन बोलने वाला है। डेविल तुमने वहाँ किसी को ज़ख्मी कर दिया है, तुम ठीक तो हो ना, कोई मसला तो नहीं हुआ। रूह ठीक है, खिज़र ने फिक्रमंदी से पूछा। भाभी, उसके इतने सारे सवालों के जवाब में यानम ने बस इतना ही कहा था। हाँ मेरा मतलब है रूह भाभी। हाँ तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोई मसला नहीं हुआ। हाँ होटल में कोई मसला हुआ है। 2 रेपिस्ट यहाँ पर थे, किसी ने उनकी ज़बान काट डाली। ज़रूर किसी की बीवी के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए होंगे।
वो आहिस्ता आहिस्ता से तेरे हुन जट सुकून ना। खिजर को सब कुछ बता गया था, जबकि बार बार रूह का अपने हाथ में पकड़ा हाथ अपने लबों तक लेके जाता, जिस पर रूह शर्माती आगे पीछे से बेखबर कुछ सुन भी नहीं पा रही थी। तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? तुमने क्या मेरे पीछे जासूस लगा रखे हैं? यारम ने शकी अंदाज में पूछा था। तुम जहाँ जाते हो हमें वहाँ की खबर रखनी पड़ती है और यहाँ पर भी काफ़ी मसाइल हो गए हैं। वो इंस्पेक्टर आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मैंने उसे बताया कि तुम रूह भाभी के साथ हनीमून पर गए हो, तो कहने लगा कि शादी को इतना वक्त हो गया है, अब क्यों गए हैं। ये इंस्पेक्टर बाल की खाल उतारता है और राशिद ने रोना धोना बचाकर विक्रम दादा को अपने साथ कर लिया है। राशिद ने विक्रम दादा के सामने कहा है कि तुमने उसके भाई का कत्ल कर दिया। खिजर फिक्रमंदी से बता रहा था। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खिजर विक्रम दादा कभी गलत बात का साथ नहीं देते। अब तुम फ़ोन रखो, रूह बोर हो रही है। यारम ने उसके शर्माते चेहरे को देखते हुए कहा था। यारम के इस तरह से कहने पर रूह का चेहरा मजीद सुर्ख हो चुका था। क्या तुम रूह भाभी के साथ खड़े मुझसे बात कर रहे हो? खिजर ने परेशानी से पूछा। बाद में बात करेंगे। यारिम ने बस इतना कहकर फ़ोन रख दिया था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप इस स्टोरी की बकिया एपिसोड रीड करना चाहते हैं तो मेरे चैनल निज़ाम इन्फो का विज़िट करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।